अगर इस पेन की लेंथ को आप अर्थ की रेडियस मान लें और इस पेन की टिप को आप मान लें वो होल जो आज तक सबसे गहरा हमने खोदा है। जी हां दोस्तों, अर्थ की रेडियस अबाउट 6370 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जो डीपेस्ट बोरहोल हमने ड्रिल किया है वो रशिया के अंदर किया गया था एंड इट इज ओनली अबाउट 12 किलोमीटर डीप। यानी कि आज तक भी कोई ह्यूमन मेंटल तक नहीं पहुंचा है। यानी कि पूरी तरह से आप क्रस्ट को भी क्रॉस करके मेंटल तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये जो लेयर्ड डायग्राम है ये हमने कैसे बनाया? क्या हम अर्थ के अंदर लेयर्स को एज्यूम कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? हाउ डू वी नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्णय आईएएस का फ्री बिगिनर्स प्रोग्राम है यूपीएससी का। नाउ अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं तो आप 40% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ इस 40% स्कॉलरशिप के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैच में। एंड इस स्कॉलरशिप के साथ जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, इस ऑफिसर्स बैच में एडमिशन लेंगे, तो आपको सिविल सर्वेंट्स द्वारा मिलेगी मेंटरशिप, आपको मिलेगा डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशन फॉर एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज गाइडेंस एट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड यूपीएससी कैंडिडेट्स की जो गाइडेंस है वो यहां पर मिल जाएगी। जीएस के सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, और मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी नोट्स, आंसर इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्लियरिंग सक्सेसफुली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। नंबर वन इज डायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आपने ड्रिलिंग करी है ना और आप अर्थ के नीचे गए, एंड दैट इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। इसके अलावा जो रॉक्स हैं वो कैसे बनी है? वो बनी है दोस्तों अर्थ के अंदर से आए हुए मैग्मा से, जो सरफेस पर आकर लावा बनता है एंड लावा जैसे ही सॉलिडिफाई होता है इट बिकम्स रॉक्स। तो बेसिकली जब आप रॉक्स को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता सकते हैं। जो रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन है शायद वही अर्थ के इंटीरियर की भी उस जगह की स्पेसिफिकली हो सकती है केमिकल कॉम्पोजिशन। माइंस और केव्स भी अर्थ के अंदर तक जाती हैं एंड दे टेल अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि आप डायरेक्टली अर्थ को के अंदर जा रहे हो, हेंस इट इज अ डायरेक्ट सोर्स। डीप सी ड्रिलिंग भी यही है दोस्तों। एंड लास्टली वॉल्केनिक इरप्शन, जिसमें से लावा मैग्मा निकल कर आता है एंड आप डायरेक्टली उसको एनालाइज करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सोर्सेज के साथ साथ और डायरेक्ट सोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो आपको बताते हैं इनडायरेक्टली अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो लेट्स से आप माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आप माइन में जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे टेम्परेचर्स राइज होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जैसे जैसे सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर्स हायर हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रस्ट है दैट इज लेस डेंस एंड मेंटल इज मोर डेंस एंड कोर इज मोस्ट डेंस। ऐसे ही दोस्तों जो मीटियोर्स हैं, बिकॉज जितने भी मीटियोर्स हैं दे ओनली ओरिजिनेट इन द सोलर सिस्टम, तो हमारी अर्थ भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो आप मीटियोर के मटेरियल को, केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे ही ग्रेविटेशन भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में आइडिया देती है, स्पेसिफिकली थिकनेस के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी फोर्स उतनी ज्यादा होती है। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है तो उसका हाईएस्ट हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल पुल है। सन का मास हाईएस्ट है, इट इज अ स्टार ऑफ कोर्स, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना है कि पूरा अर्थ, जुपिटर उसकी चारों तरफ घूम रहा है। तो अर्थ के सरफेस पर हर जगह ग्रेविटी इक्वल नहीं है। पोल्स के पास ग्रेविटी हाईएस्ट है और इक्वेटर के पास ग्रेविटी मिनिमम होती है, जो ये बताता है कि जो डिस्टेंस है सेंटर का अर्थ के फ्रॉम द पोल्स इज अ बिट लेस, और इक्वेटर का जो सरफेस है वहां का डिस्टेंस थोड़ा हायर है। बिकॉज आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ग्रेविटी कम होती जाती है, यानी कि एट द इक्वेटर यू आर मोर डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ and at poles you are more nearer to the center of the earth.
ग्रेविटी के साथ साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ये बताती है कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसी लेयर है जो फेरिक मटेरियल से बनी है, आयन टाइप ऑब्जेक्ट से बनी है, इसीलिए वो मैग्नेटिक है। और लास्टली दोस्तों, सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स जो हैं वो हमें समझाते हैं कि अर्थ की जो डेंसिटीज चेंज होती हैं लेयर बाय लेयर वो कैसे होती हैं व्हेन वी एनालाइज द सिस्मिक वेव्स। तो आइए एक करके बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब हमारी अर्थ आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी तो हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्रिएट हुई थी। आपको बताया था कि सरफेस पर यानी कि जो सबसे पहली लेयर है उसको आप क्रस्ट कहते हैं। जो क्रस्ट है दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट आर ऑफ टू टाइप माय डियर फ्रेंड्स। द फर्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड उसके नीचे आपको मिलती है ओशियानिक क्रस्ट। अर्थ के नीचे जब आप पहुंचते हैं, क्रस्ट के नीचे आप पहुंचते हैं तो आपको मेंटल देखने को मिलती है जिसकी लेंथ अबाउट 2800 मीटर्स होती है। तो आइए एक बार हम सभी लेयर्स की डेप्थ की बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्रस्ट की जब बात आती है तो क्रस्ट दो हिस्सों में बटी हुई है। द टॉप लेयर इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिका का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, प्लस सिलिका के साथ साथ एल्यूमिनियम भी सेकंड हाईएस्ट होता है। तो अर्थ की क्रस्ट को आप देखेंगे तो इस केमिकल कॉम्पोजिशन को आप याद कर सकते हैं थ्रू एन एक्रोनिम नोन एज ओसाई, OSAI, I फॉर आयरन, सिविल सर्विसेज सोडियम, प्रीलिम्स पोटेशियम, मेंस मैग्नीशियम, ठीक है, एंड अदर्स ऑप्शनल। क्लियर करवा दे। ओसाई, सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स, मेंस ऑप्शनल, क्लियर करवा दे। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अदर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट की, जिसको आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, उसको आप सी आल लेयर कहते हैं बिकॉज उसके अंदर डोमिनेंट एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके बाद जो ये लेयर है, यू नो, इट इज वेरी वेरी थिक लेयर। याद रखिएगा कि इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक हो सकती है, इवन 60 किलोमीटर तक भी ये थिक हो सकती है बीनीथ दी हिमालयन माउंटेन्स। वहीं दोस्तों, जो दूसरी टाइप की क्रस्ट है जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है और ओशियानिक बेसिन्स में आपको मिलती है, उसको आप कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। देखिए, ओशियानिक क्रस्ट में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज मोर, हेंस इसको आप क्या कहते हैं, सीमा लेयर। तो कहीं कहीं ये कंफ्यूजन है कि मेंटल सीमा लेयर है और क्रस्ट सियाल लेयर है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रस्ट के दो हिस्से हैं। द टॉप लेयर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको आप सियाल लेयर कहते हैं, एंड द बॉटम लेयर इज दी सीमा लेयर जिसको आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। देखिए, डिसकंटिन्यूटीज होती हैं बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, और ये डिसकंटिन्यूटीज पर आप देखेंगे कि जो डेंसिटी चेंज है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फाइन, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर माय डियर फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट लेयर इज द एस्थेनोस्फीयर, दैट इज टॉप पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम में दिखा दूं। एज यू कैन सी द टॉप लेयर इज द क्रस्ट, then beneath that as you can see this brownish layer is the asthenosphere. So चलिए next let's talk about mantle. तो mantle is the second layer that is beneath the crust. देखिए, crust और mantle के बीच में जो आपको बाउंड्री दिखती है इसी को आप कहते हैं, जी हां, Mohs discontinuity. So this is your Mohorvic और Mohs discontinuity. इसको हम discontinuity इसलिए कहते हैं बिकॉज इस डिसकंटिन्यूटी के परे इन द मेंटल डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। नाउ जैसे ही आप मेंटल में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल की थिकनेस की। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से मेंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर के आसपास है। आपकी एनसीईआरटी ये नंबर कोट करती है, नासा 2800 समथिंग नंबर कोट करती है, बट लेट्स स्टिक टू एनसीईआरटी। नाउ मेंटल की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। सो दिस इज द asthenosphere, and asthenosphere is a semi-solid layer. It is not purely solid and not purely liquid. इसको हम इसीलिए प्लास्टिक लेयर भी कहते हैं, प्लास्टिक स्टेट में है ये लेयर बेसिकली। एस्थेनोस्फीयर ऐसा इसीलिए है बिकॉज यहां पर एक तो प्रेशर काफी हाई है क्रस्ट का, और दूसरा कुछ साइंटिस्ट ये भी थ्योरी देते हैं कि यहां पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग।
बिकॉज ऑफ दैट हीट यहां की जो लेयर है इट हैज बिकम प्लास्टिक स्टेट। यही एस्थेनोस्फीयर है जो सोर्स है लावा एंड मैग्मा का। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेकेंडली जो हमारी क्रस्ट है वो प्रेशर की वजह से डिफरेंट पार्ट्स में टूट चुकी है। जैसे एक पापड़ होता है ना, जब खाते हैं शादी में मिलता है, उस पर हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो वो पापड़ टूट जाता है डिफरेंट लेयर्स में। तो हमारी क्रस्ट डिफरेंट छोटे पार्ट्स में टूटी हुई है एंड दोज स्मॉल पार्ट्स आर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट as you know is a top most layer and it is being divided into different टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि फ्लोट करती हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये आपकी होती है मेंटल। नाउ गाइस, मेंटल के अंदर कन्वेक्टिव करंट्स भी हैं और इन्हीं कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से हम ये बता सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फ्लोट करती है, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होती है एंड उस टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है वो किस तरफ जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक टाइम पर गोंडवाना का पार्ट था, सदर्न हेमिस्फीयर में था एंड स्लोली इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड कोलाइडेड विद यूरेशिया क्रिएटिंग द हिमालयन माउंटेन्स। तो इंडिया के नीचे कुछ कन्वेक्टिव करंट्स चल रहे थे जो डायरेक्ट कर रहे थे इंडियन प्लेट को टू मूव टुवर्ड्स यूरेशिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। सो लेट अस जूम इनटू मेंटल। इसके बारे में और कोई क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हमें जाननी है? जी नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। नाउ क्वेश्चन उठता है, सर व्हाट इज लिथोस्फीयर? देखिए, लिथोस्फीयर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। लिथोस्फीयर इज इक्वल टू होल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। दैट्स लिथोस्फीयर। फाइन। नाउ नेक्स्ट लेयर हमें देखने को मिलती है, दिस इज द लेयर दैट वी कॉल एज द आउटर कोर। देखिए, आउटर कोर की जो रेडियस है दैट इज अबाउट 2200 किलोमीटर्स। और यहां पर ये जो डिसकंटिन्यूटी अब हमें दिखती है इसको हम कहते हैं, जी हां, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा भी दूसरी डिसकंटिन्यूटीज हैं जिनको हम ऑफ कोर्स फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे। रेपथी डिसकंटिन्यूटी होती है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है, एक्सेट्रा। प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ जो ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है उसके बियॉन्ड आपको देखने को मिलती है आउटर कोर एंड आउटर कोर इज टोटली इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ जो आउटर कोर है एंड ये जो आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये पूरा का पूरा आउटर कोर निकल का एंड आयन का बना हुआ है एंड यही जो निकल और आयन है ये सॉलिड इनर कोर के चारों तरफ घूम रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स आउटर कोर है। आउटर कोर के बाद आपको इनर कोर देखने को मिलता है जो अबाउट 1200 किलोमीटर्स डीप है, थिक है। आउटर कोर टोटली सॉलिड है और इन दोनों लेयर्स को मिलाकर हम नाइफ लेयर कहते हैं। दिस इज द नाइफ लेयर बिकॉज इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ निकल एंड आयन। तो सीमा लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा लेयर है ओशियानिक क्रस्ट एंड नाइफ लेयर है द कोर ऑफ द अर्थ। सो ये होती है हमारी अर्थ की इंटीरियर की पूरी कहानी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड दिस इज द रिविजन पार्ट। आप देख सकते हैं ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके नीचे है ओशियानिक क्रस्ट, यहां पर आपको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी दिखती है, उसके नीचे यू विल फाइंड मेंटल, मेंटल के नीचे आपको दिखता है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसके नीचे है दोस्तों, जी हां, आउटर कोर और उसके नीचे है इनर कोर। नाउ लेट्स मार्क इट आउट। ये है दोस्तों सियाल, ये है सीमा और ये है आपका ये दोनों पार्ट नाइफ। दैट्स इट। फाइन। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो इट कुड बी एज थिक एज 30 to 70 किलोमीटर थिक। सीमा 5 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। मेंटल की बात करें इट इज 2900 किलोमीटर थिक। आउटर कोर इज अबाउट 2200 किलोमीटर थिक एंड इनर कोर इज 1220 किलोमीटर थिक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये है नंबर्स। फाइन। नाउ हम इसको क्यों कहते हैं डिसकंटिन्यूटी? यहां पर एक ग्राफ है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। इस एक्सिस पर है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द अर्थ और इस पर है अर्थ की रेडियस। तो आप देख सकते हैं कि हर एक डिसकंटिन्यूटी पे सबसे पहले आप देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी। यहां पर एकदम से डेंसिटी में इंप्रूवमेंट आ रही है।
ये देखिए, ये है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एकदम से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो लाइन है वो एकदम स्मूथ नहीं है, इस लाइन में कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं। दैट इज वाई हमने साइंटिस्टों के नाम पर उनका नाम इस तरह से डिसकंटिन्यूटी रखा हुआ है। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द अर्थक्वेक्स। देखिए, अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक इज सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ। शेक क्यों हो रही है अर्थ? बिकॉज अर्थ के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एंड दिस ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट वेव्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माई साउंड इज गोइंग इनटू दिस माइक। हाउ? बिकॉज जो मेरे माउथ और माइक के बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरी वोकल कॉर्ड की वजह से वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेशन इस माइक में पहुंच रही है एंड दिस माइक इज कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से जब भी अर्थ के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस रिलीज ऑफ एनर्जी beneath the surface of the earth, my dear friends, generates earthquake. अब ये एनर्जी रिलीज अर्थ के अंदर होती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं अर्थक्वेक के, जैसे कि एक मीटियोर हिट अगर अर्थ को कर जाए तो आ सकता है उससे। इवन कंस्ट्रक्शन माइनिंग एक्टिविटी की वजह से भी आ सकता है अर्थक्वेक। बहुत बड़े वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। मे बी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। और बहुत बार बहुत बड़ी डैम क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, उस एरिया में वाटर का इतना हाई प्रेशर हो जाता है ओल्ड क्रिस्टल रॉक्स पर कि वो क्रिस्टल रॉक्स फिसल जाती हैं एंड वहां पर भी आ सकता है अर्थक्वेक। बट हम यहां पर फोकस करेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स की, जो कि बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से आते हैं। अब देखिए, जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो एक फॉल्ट के ऊपर आता है। जो वीक एरियाज हैं ऑलरेडी अर्थ की क्रस्ट में, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को आप कहते हैं हाइपोसेंटर और यू कॉल इट एज फोकस। एंड यही एनर्जी सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है एंड 90 डिग्री ऊपर सरफेस पर जो जगह है उसको आप कहते हैं एपिसेंटर। एपिडर्मिस होती है स्किन, ऐसे ही एपी सेंटर आप कहते हैं सरफेस पर। तो जब भी कोई भी अर्थक्वेक आता है न्यूज में आप देखते हैं तो हमेशा बताया जाता है वो कितनी डीप पर आया है, कितनी डेप्थ पर आया है और उसका एपी सेंटर कहां पर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये कहानी है दोस्तों हमारी अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक की जब बात होती है तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के अंदर कुछ वेव्स होती हैं। देखिए, एनर्जी जब भी ट्रांसफर होती है इट इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ वेव्स। तो देखिए, इन वेव्स को रीड करने के लिए हम सेसिमोग्राम्स का यूज कर सकते हैं, जिनको आप सेसिमोमीटर्स भी कहते हैं। यह है एक पुराना सेसिमोमीटर जहां पर यह अर्थ शेक होती है, ये पोल शेक होता है, इस पे लटकी हुई बॉल शेक होती है और इसके नीचे पेपर इस तरह से फॉरवर्ड मूव कर रहा है सो दैट इसके ऊपर ये साइंस क्रिएट होते हैं जो हमें दिखाते हैं अर्थक्वेक वेव्स को। तो जब आप आज का मॉडर्न सेसिमोग्राम देखते हैं वो देखने में कुछ ऐसा लगता है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल और यहां पर आप देख सकते हैं ग्राफ क्रिएट कर रहा है। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस ग्राफ माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में क्या आता है? यू विल फाइंड दैट दिस अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो तीन तरह की दिखती हैं। तो सबसे पहले एक शेकिंग होती है, देन देयर इज अनदर शेकिंग एंड देन देयर इज वेरी लार्ज शेकिंग। ठीक है, तो तीन डिफरेंट शेक्स आपको देखने को मिलते हैं एक अर्थक्वेक के ऑन अ सेसिमोग्राम। तो दिस एंड दिस आर दी बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स आपको पूरी अर्थ के अंदर दिखती हैं, है ना। अगर मैं इस टेबल पर हाथ मारता हूं तो कैमरा शेक होता है, पर मैंने कैमरे को डायरेक्टली हाथ नहीं मारा, बट पूरी टेबल में शेकिंग हो रही है एज यू कैन सी। फाइन, बिकॉज एक कैमरा इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है एंड एज द टेबल शेक्स द कैमरा विल शेक। ठीक है, बट यहां पर आप देखेंगे मेरे पास एक स्पीकर है ना। अगर मैं स्पीकर के अंदर सिर्फ टक टक कर रहा हूं तो उसको कुछ नहीं हो रहा कैमरे को, तो सिर्फ ये स्पीकर में वाइब्रेशन हो रही है, नॉट इन द कैमरा। बट ये स्पीकर इस टेबल पे ही रखा हुआ है एक स्टैंड पर। फाइन, सो जो बॉडी वेव्स हैं वो पूरी अर्थ में आपको देखने को मिलती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर फास्टेस्ट एंड दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट एंड दे आर फर्स्ट टू बी रजिस्टर्ड इन अ सेसिमोग्राम। उसके बाद होती हैं एस वेव्स, जिनको आप सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इन दोनों का कुछ नेचर भी अलग होता है वाइब्रेशन का, वी विल टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा सरफेस वेव्स होती हैं जिसमें लव वेव्स होती हैं, रेलिक वेव्स होती हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं थी। वी विल नॉट डिस्कस दैट मच अबाउट देम।
सरफेस वेव्स तब जनरेट होती हैं जब पी वेव एंड एस वेव सरफेस को हिट करती हैं, तो ये इनडायरेक्टली जनरेट होती हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली जनरेटेड। तो दिस इज द पी वेव, द एस वेव, द ग्राउंड मोशन, दिस इज द सरफेस वेव। नाउ जो आपको फील होती है ना वेव्स, दे आर द सरफेस वेव्स। तो लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड एस वेव। देखिए जो पी वेव होती है, दे आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हेंस दे आर द फास्टेस्ट। दे आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स, यानी कि जो वाइब्रेशन करती हैं मॉलिक्यूल्स की पी वेव्स, वो साउंड वेव की तरह करती हैं, एंड दैट इज टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। अगर आप टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की बात करें तो यहां पर एक एनिमेशन है, आप देख सकते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, और ये आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। सो लेट्स से आई एम मूविंग लाइक दिस, यस और नो, एंड नाउ लुक एट माय हेड, ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे, और वेव ऐसे जा रही है। तो दिस इज हाउ द वाइब्रेशन इज डन। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज पी वेव। नाउ पी वेव बिकॉज ऐसे वाइब्रेट करती है, तो पी वेव इज एबल टू प्रोपागेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड इवन एयर। तो तीनों मीडियम से पी वेव प्रोपागेट हो सकती है, गुजर सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। ये आप देख सकते हैं, दिस इज पी वेव। ये ब्लैक डॉट देखिए आगे पीछे मूव करेगा लाइक दिस। तो दिस इज पी वेव माय डियर फ्रेंड्स। फाइन। नाउ अगर आप पी वेव की बात करें तो लेट्स से अर्थक्वेक यहां पर आया है, तो ऊपर तो जाएंगी वेव्स, बट नीचे भी आएंगी। अब पी वेव किसी भी वेव की तरह रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। बेसिकली कोई भी वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, कोई भी टाइप की वेव हो, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। अब रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब मीडियम जिसमें वो वेव प्रोपगेट कर रही है उसकी डेंसिटी में चेंज हो। अब अर्थ में अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, एंड उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी यहां से। तो इसलिए जो पी वेव्स हैं, एज यू कैन सी, दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर बेंडिंग बिकॉज ऑफ डेंसिटी चेंज एंड रिफ्रैक्शन। तो आप यहां पर क्लियरली देखते हैं कि पूरी अर्थ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आप पी वेव्स को रिसीव नहीं करेंगे सेसिमोमीटर में। पूरी अर्थ पर सेसिमोमीटर रखे हुए हैं, है ना। ये 360 डिग्री की अर्थ है, डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। फाइन। दिस टिल हियर इज 90 डिग्री, एज यू कैन सी ऑन बोथ साइड्स। दिस इज 180 डिग्री। फाइन। तो ये जो एरिया है, इट इज बिटवीन 105 एंड 145 डिग्रीज। इस बीच में आपको देखने को मिलता है शैडो जोन ऑफ पी वेव, एंड दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। फाइन। इसके आगे आप आते हैं, आपको एस वेव दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, एस वेव आर सेकंड फास्टेस्ट एंड दे आर जस्ट लाइक लाइट वेव्स। देखिए यहां पर क्या होता है, जो वाइब्रेशन है वो होती है अप डाउन, लाइक दिस, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज द वेव प्रोपागेट्स। इसीलिए ये वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से गुजर सकती हैं, एंड इसी वजह से इनका जो शैडो जोन होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। वाई? बिकॉज हमारी आउटर कोर लिक्विड है, जिससे ये प्रोपागेट नहीं कर पाती। इसको आप ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो दिस इज अ पी वेव एंड दिस इज अ एस वेव। प्लीज लुक एट द शैडो जोन ऑफ एस वेव। तो एस वेव can't pass through the liquid outer core, and hence beyond 105 degrees you will find the shadow zone of S wave. This is the shadow zone of S wave. तो P wave और S wave में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। Now surface waves are the most destructive waves and they are created when S wave and P wave they interact with the surface of the earth. That's very simple thing. Fine. अब इससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता लगाते हैं? लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स। देखिए हम ये देखते हैं कि जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं उनकी हाईएस्ट स्पीड होती है कोर के अंदर, हेंस कोर की डेंसिटी हाईएस्ट होनी चाहिए। देन वी कैन सी दैट आउटर कोर में एस वेव गायब हो जाती हैं, दे आर नॉट फाउंड, एंड हेंस वी कैन से दैट आउटर कोर इज लिक्विड। मेंटल के अंदर स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द कोर, सो वी कैन से दैट मेंटल इज लेस डेंस देन द कोर, and then the lowest speed can be found in the crust, and hence we can say the outer crust has the lowest density amongst all the layers. तो हमने इन्हीं waves की मदद से डिड्यूस किया what that our earth is basically divided into 3 layers. Now earthquakes को आप मेजर कर सकते हैं 2 तरीके से।
फर्स्ट यू कैन मेजर इंटेंसिटी, इसको आप कहते हैं मर्सली स्केल, MI का मोबाइल फोन, मर्सली स्केल मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड देन यू हैव द मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको आप रिक्टर स्केल कहते हैं, रिमेंबर रियल मी, रिक्टर रियल मी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। देखिए जो मर्सली स्केल है वो ये नापता है कि किसी एरिया में कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। एनर्जी से उसको कोई मतलब नहीं है, फाइन। यानी कि ये 1 to 12 के बीच में रोमन नंबर अलॉट कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए सेम एनर्जी का अर्थक्वेक दिल्ली के अंदर भी आता है और सेम एनर्जी का अर्थक्वेक माली में एक जगह है टिम्बकटू, वहां भी आता है। तो टिम्बकटू में तो कोई ज्यादा लोग रहते नहीं है, सारा डेजर्ट में एक छोटा सा सिटी है, तो वहां पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं होगी, बट दिल्ली में तो त्राहिमाम बन जाएगा। तो सेम एनर्जी का जो अर्थक्वेक है वो दिल्ली के अंदर मे बी 9 पर होगा या फिर 11 पर होगा, और वहीं टिम्बकटू में वो सिर्फ 3 या 4 पर होगा बिकॉज डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कम है। सो दिस स्केल इज ओनली यूज्ड बेसिकली फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, जो टिम्बकटू में सस्ता इंश्योरेंस बेचेंगे अर्थक्वेक और दिल्ली में बड़ा महंगा, बिकॉज यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बड़ा अर्थक्वेक आके डिस्ट्रक्शन होने की। वहीं जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो 0 to 10 के बीच में नंबर अलॉट करता है डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी कितनी निकल रही है अर्थक्वेक से। और जो रीसेंट टाइम्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माय डियर फ्रेंड्स आया है वो जापान में आया था रिसेंटली, आपको पता है 9 के आसपास उसकी मैग्नीट्यूड थी। लेकिन जो हाईएस्ट अर्थक्वेक हमें देखने को मिला है वो चिली में देखने को मिला है, दैट वाज अबाउट 9.4 और 9.5 माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होता है दोस्तों हमारी आज का लेक्चर। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू द नेक्स्ट वन।